सो हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम कंस्ट्रेंट लेआउट के जो पेंडिंग पार्ट है उसे कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। सो ये जो वीडियो है ये मेरे प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है और उसके अंदर हम व्यूज़ को कैसे प्लेस करते हैं वो सारी चीज़ें बताई है। सो डू वॉच दैट आउट फर्स्ट बिफोर कंटिन्यूइंग दिस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वो है गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होती है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, गाइडलाइन यानी ऐसा लाइन जिसको गाइडेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले हम एक गाइडलाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको अपना लेआउट एडिटर दिख रहा होगा, इसके ऊपर यहाँ पर एक आई का सिंबल, आई जैसा सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप होवर करोगे आपको दिख जाएगा गाइडलाइंस। क्लिक करिए, आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिखेंगे, वर्टिकल गाइडलाइन एंड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। तो पहला हम ले लेते हैं वर्टिकल गाइडलाइन। तो जैसे मैंने वर्टिकल गाइडलाइन लिया तो आपको ये डॉटेड सेट ऑफ लाइन दिख रहा है। ओके, और साथ में नीचे ऐसे इसके एक रन बटन जैसा तो कुछ दिख रहा है। तो अब ये गाइडलाइन जो है ये है क्या? तो गाइडलाइन जो है इसको जब आप ऐप रन करोगे, ओके, जब आपके फ़ोन या आपके डिवाइस में आपका ऐप चलेगा तो ये जो डॉटेड लाइन है ये नहीं दिखने वाला है। तो सवाल है कि जब ये दिखने ही नहीं वाला तो हम इसको ले क्यों रहे हैं? हम इसको सिर्फ ले रहे हैं ताकि हम हमारे जो व्यूज़ है उसे प्रॉपरली प्लेस कर सके। तो गाइस, कंस्ट्रेंट लेआउट डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप अपने व्यूज़ को प्रॉपरली जो है पोजीशन करें ताकि अलग-अलग स्क्रीन ओरिएंटेशंस में या अलग-अलग डिवाइस विड्थ और डिवाइस हाइट्स में आपका व्यू जो है वो ना फटे। ओके, इसी गोल को अचीव करने में गाइडलाइन जो है वो हमारी हेल्प करती है। कैसे? तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक कोई पर्टिकुलर व्यू है जो आप चाहते हो कि आपके स्क्रीन विड्थ के 40% के अंदर ही रहे। क्या एनीथिंग, आपको कुछ तो एक ड्रॉ करना है, कुछ तो आपको डिज़ाइन करना है एंड आप चाहते हो कि आपका डिवाइस चाहे कैसा ही क्यों ना हो, आप हमेशा स्क्रीन विड्थ के 40% के अंदर ही रहो, स्क्रीन विड्थ के 40% के अंदर आपका व्यू दिखे। तो अब जब आप डिज़ाइन करोगे तो वो चीज़ कैसे दिख रहा है या कैसा होगा, तो ये समझने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? गाइडलाइन यूज़ कर सकते हो। सो ये गाइडलाइन है, तो अब मैं चाहूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से पोज़ीशन कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर जैसे-जैसे आप इसको मूव करोगे, आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है वो चेंज होता हुआ दिखोगे जो कि है बिगिन, मतलब बिगिन से कितना दूर है। तो इस हिसाब से आप डीपीज़ में अपने गाइडलाइंस को अगर कहीं भी प्लेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको परसेंटेज वाला एग्ज़ाम्पल दिया तो मैं बता देता हूँ कि हम इसे परसेंटेज में भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो रन बटन है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए, या तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा परसेंटेज आइकन। सो अब जब आप मूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने स्क्रीन विड्थ के कितने परसेंटेज पे हो। जैसे अभी यहाँ पर ये वर्टिकल गाइडलाइन एग्जैक्टली विड्थ के 50% पे प्लेस्ड है। अब मैं 40% पे इसे ले आता हूँ, या सी अब ये गाइडलाइन जो है ये कहाँ है? ये एग्जैक्टली 40% ऑफ द स्क्रीन विड्थ पे खड़ा है। सो अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर व्यू या पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाना है और मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रीन के 40% में ही बने, तो मैं उस केस में क्या यूज़ कर सकता हूँ? इस गाइडलाइन को यूज़ करके उसे इस जगह पे पोजीशन कर सकता हूँ। सो नाउ से मैं एक टेक्स्ट व्यू चाहता हूँ। सी मैंने ये टेक्स्ट व्यू लिया है, अब मैं इसे कंस्ट्रेंट देता हूँ। सो अब इसका टॉप जो है पैरेंट के टॉप से, इसका स्टार्ट जो है वो पैरेंट के स्टार्ट से कंस्ट्रेंट है, और यहाँ इसका जो एंड है उसे मैं ये वाला जो हमारा गाइडलाइन है इससे मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया है। तो सबसे पहले तो गाइडलाइन जब मैंने ऐड किया तो इस गाइडलाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले हम समझ लेते हैं। या गाइडलाइन जब हमने ऐड किया तो एक्चुअली में हमारे जो लेआउट एडिटर, सॉरी, जो हमारा कोड है उसके अंदर क्या-क्या ऐड हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये गाइडलाइन है, ये इसकी आईडी है, विड्थ और हाइट हमने इसका ये रखा है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी क्या कि कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो एज़ ऑफ नाउ इट्स वर्टिकल, और साथ ही में यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है लेआउट कंस्ट्रेंट गाइड परसेंट, मतलब कितने परसेंट पे है ये, तो 40% पे है इसलिए ये 0.4 है। ओके, सो अब हम हमारा टेक्स्ट व्यू देखते हैं। तो टेक्स्ट व्यू का कंस्ट्रेंट देखिए, टेक्स्ट व्यू यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रेंट एंड टू द स्टार्ट ऑफ गाइडलाइन 4, यानी टेक्स्ट व्यू का जो एंड है वो किसके स्टार्ट पे है? गाइडलाइन 4 के स्टार्ट पे है। ओके, मतलब टेक्स्ट व्यू जो है इस साइड से, एंड के साइड से गाइडलाइन से आगे नहीं जा सकता, हम कंस्ट्रेंट उसको वहीं तक दिए हैं। देन स्टार्ट जो है वो टू द स्टार्ट ऑफ पैरेंट है यहाँ पर, और टॉप जो है टू द टॉप ऑफ पैरेंट है। इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब हम इसका टेक्स्ट बदलते हैं। ओके, जैसे मैं नीचे लाया, मार्जिन टॉप ऐड हो गया। अब मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ओवरफ्लो हो रहा है, यानी अपने कंस्ट्रेंट्स को ओबे नहीं कर रहा है। सो आपको पता है कि इस केस में हमें क्या करना है? कंस्ट्रेंट विड्थ को ट्रू कर देना है। कंस्ट्रेंट विड्थ ट्रू करने से वो क्या करेगा?
विड्थ वाइज जो भी उसके कंस्ट्रेंट्स है वो उन्हें ओबे करेगा। ओके, सो अब हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो एंड वाइज कभी भी गाइडलाइन से आगे नहीं जाएगा और स्टार्ट वाइज कभी भी पेरेंट से आगे नहीं जाएगा जैसे वो पहले जा रहा था। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने हमारे व्यू को एकदम 40% के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइन। तो ये जो गाइडलाइन यहाँ पे यूज़ हुआ, जो 40% पे हमने इसको प्लेस किया है, ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन के प्रेफरेंस के लिए यूज़ हुआ है। तो अभी मैं आप बोलोगे कि मैं तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को विड्थ भी दे सकता था 40%। तो सी आप चाहते तो आप टेक्स्ट व्यू को 40% विड्थ दे सकते थे, बट कंस्ट्रेंट लेआउट का मोटिव ही वही है कि सी मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा जो टेक्स्ट व्यू है उसका विड्थ 40% हो। मुझे ये चाहिए कि मेरे टेक्स्ट व्यू का विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा 40% हो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40% के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है क्या करना होगा, उसे कंस्ट्रेन करना होगा टू अ गाइडलाइन जो कि 40% पे प्लेस्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि 40% का जो रेफरेंस है, मतलब 40% तक का जो रेफरेंस है वो मैं किसके हेल्प से कर रहा हूँ, मैं गाइडलाइन के हेल्प से कर रहा हूँ, क्योंकि गाइडलाइन इज़ प्लेस्ड एट 40%। तो जैसे ही मैंने मेरे व्यू का एंड जो है उसे गाइडलाइन से कंस्ट्रेन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा व्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, ये गाइडलाइन तक जो कि 40% पे, यानी मैं 40% तक का ही विड्थ मेरे व्यू को दे रहा हूँ, कंस्ट्रेन कर रहा हूँ, मैक्स 40% है। ओके, सो अगर कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया तो इट कैन गो अप टू दैट गाइडलाइन जो कि 40% पे प्लेस्ड है। तो इस तरीके से हम हमारा जो व्यू है उसको क्या कर सकते हैं, पोजिशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस। सो ये जो गाइडलाइन है यहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ रेफ़रेंस के लिए है। जब हम ऐप को रन करेंगे तब ये दिखेगा नहीं। ओके, यूज़र्स को तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे 40% पे प्लेस किया, अगर आप चाहो तो आप डीपीज़ में भी इसको प्लेस कर सकते हो। आपको जहाँ प्लेस करना है आप वहाँ प्लेस कर सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट विद रिस्पेक्ट टू दैट आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, व्यूज़ को जो है प्रॉपर्ली पोज़ीशन कर सकते हो। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट का एक काइंड ऑफ एडवांटेज ये है कि नो मैटर्स, अब आप इसे रन करो, चाहे आपका डिवाइस विड्थ कुछ भी हो, डिवाइस हाइट कुछ भी हो, वो बराबर 40% पे इस वीडियो को जो है वो क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो अलग-अलग डिवाइसेस को हमें रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। सो नाउ जब मुझे अभी यहाँ इस केस में जब मुझे हॉरिज़ॉन्टली व्यूज़ को पोज़ीशन करना था विथ रेफरेंस टू सम पर्टिकुलर विड्थ, तो उस केस में मैंने क्या यूज़ किया, वर्टिकल गाइडलाइन यूज़ किया। इन द सेम वे जब मुझे व्यूज़ को वर्टिकली किसी रेफरेंस के हिसाब से प्लेस करना होगा, तब मैं क्या यूज़ करूँगा, हॉरिज़ॉन्टल गाइडलाइंस। ओके, तो उसे हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक हॉरिज़ॉन्टल गाइडलाइन ले लेंगे। तो सी अब ये वर्टिकली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैं क्लिक करके परसेंटेज ले सकता हूँ। सी अब मैं इसको यहाँ पर एग्ज़ैक्टली लाकर 50% पे रख दूँगा। ये मेरा वर्टिकल गाइडलाइन है। सो अब अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे कुछ सेट ऑफ व्यूज़ जो है 50% से ऊपर रहे, कुछ सेट ऑफ व्यूज़ 50% के नीचे रहे एवरी टाइम, तो मैं उन्हें इस वर्टिकल गाइडलाइन के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, पोजीशन कर सकता हूँ। सॉरी, हॉरिज़ॉन्टल गाइडलाइन के हिसाब से जो है मैं क्या कर सकता हूँ, उसे पोज़ीशन कर सकता हूँ। तो जब मुझे व्यूज़ को वर्टिकली पोज़ीशन करना होगा तब मैं हॉरिज़ॉन्टली गाइडलाइन का यूज़ करूँगा। जब मुझे व्यूज़ को हॉरिज़ॉन्टली पोज़ीशन करना होगा तब मैं क्या यूज़ करूँगा, वर्टिकल गाइडलाइन का यूज़ करूँगा। तो इसके हेल्प से हम हमारे व्यूज़ को, मतलब हम हमारे स्क्रीन्स को परसेंटेज वाइज़ अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग व्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप डीपीज़ में भी डिवाइड कर सकते हो अपने स्क्रीन को। लाइक अभी तो मैंने यहाँ दोनों ही मेरे जो गाइडलाइंस उन्हें परसेंटेज के हिसाब से लिया है। अगर आप चाहो तो जैसे मैंने बोला कि डीपीज़ में भी रख सकते हो। सी अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर से अभी कितने डीपी पे है, 366 डीपी पे है। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट भी देख सकते हो, लेआउट कंस्ट्रेंट गाइडलाइन बिगिन, यानी ऊपर से कितने पे है, 366 डीपी पे। तो चॉइस आपकी है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैरियर। बैरियर समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे यहाँ पर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 टेक्स्ट व्यू यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। सो पहला जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू 1, वो टॉप से पैरेंट के टॉप में, स्टार्ट से पैरेंट के स्टार्ट से कंस्ट्रेंड है। टॉप टेक्स्ट व्यू 2 जो है वो टॉप से टेक्स्ट व्यू 1 से कंस्ट्रेंड है और स्टार्ट से पैरेंट के स्टार्ट से कंस्ट्रेंड है। टेक्स्ट व्यू 3 जो है उसका टॉप पैरेंट के टॉप से कंस्ट्रेंड है, पर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट हमने दिया नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, मिसिंग कंस्ट्रेंट इन कंस्ट्रेंट लेआउट का, क्योंकि हर व्यू को एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट तो होना ही चाहिए। तो मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट इसे क्यों नहीं दिया है, क्योंकि मेरी एक रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट आई नीड इज़, मुझे चाहिए कि ये जो टेक्स्ट व्यू 3 है, रिगार्डलेस टेक्स्ट व्यू 1 या टेक्स्ट व्यू 2, दोनों में से कोई भी बड़ा क्यों ना हो, टेक्स्ट व्यू 1 का लेंथ बड़ा हो या टेक्स्ट व्यू 2 का लेंथ बड़ा हो, जो भी टेक्स्ट व्यू का लेंथ बड़ा होगा वो उससे क्या होना चाहिए, 100 डीपी की दूरी पे रहना चाहिए। ओके,
सो अभी एज ऑफ नाउ टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 दोनों का ही लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। ओके, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, भले ही टेक्स्ट व्यू 1 में कुछ बड़ा सा टेक्स्ट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक बड़ा टेक्स्ट मैंने लिख दिया, तभी भी ये जो टेक्स्ट व्यू 3 है वो इससे क्या हो, 100 dp की दूरी पे रहे। और अगर इन केस इसमें कुछ बड़ा टेक्स्ट नहीं रहा, सो टेक्स्ट व्यू 1 में मान लेते हैं कि ये नहीं है, और टेक्स्ट व्यू 2 अगर 2 में कुछ बड़ा सा टेक्स्ट है, ओके, तो वो इससे इससे वो क्या हो, 100 dp की दूरी रहे। ओके, दोनों में से ही। तो दोनों में जिसका भी लेंथ बड़ा होगा उससे टेक्स्ट व्यू 3 का क्या होना चाहिए, 100 dp की दूरी होनी चाहिए। तो ये मैं कैसे मैनेज करूँ? तो अगर मैं टेक्स्ट व्यू 1 को ही सिर्फ दिमाग में रख के चलूँ, एज ऑफ नाउ दोनों का लेंथ सेम है, तो मैं इसके स्टार्ट को टेक्स्ट व्यू 1 के एंड से अटैच कर सकता हूँ, कंस्ट्रेंट कर सकता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मार्जिन दे दूंगा 100 का, राइट। तो टेक्स्ट व्यू 3 जो है, अब अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रेंट है टेक्स्ट व्यू 1 से, और ये दोनों के बीच में मार्जिन क्या है, 100 dp का है। ओके, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट व्यू 1 में जाके अगर मैं टेक्स्ट व्यू 1 का कंटेंट बदलूँ, कितना ही बड़ा क्यों ना कर दूँ। ओके, सो अब देखेंगे कि जैसे-जैसे टेक्स्ट व्यू 1 का कंटेंट चेंज होगा, टेक्स्ट व्यू जो है, मतलब क्योंकि ये जो टेक्स्ट व्यू 3 है इसका स्टार्ट ही कंस्ट्रेंट है इसके एंड से, टेक्स्ट व्यू 1 के एंड से, तो ऑटोमेटिकली हमेशा टेक्स्ट व्यू 1 के एंड में और टेक्स्ट व्यू 3 के स्टार्ट में 100 dp का गैप तो मेंटेन रहेगा, राइट। लेकिन अब मैं चेंज करता हूँ, और अब मैं इसमें ऑब्वियस सी बात है टेक्स्ट व्यू 2 जो है इसके लेंथ पे अब मैंने चेंज किया, बट आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों के बीच में 100 dp का गैप मेंटेन नहीं है, और ऑफ कोर्स होगा भी कैसे, क्योंकि ये किसी भी तरीके से इससे कंस्ट्रेंट नहीं है, टेक्स्ट व्यू 2 से कंस्ट्रेंट नहीं है। ओके, और दोनों के बीच में कोई मार्जिन भी नहीं है। तो ये हम कैसे करें? तो जब हमारे पास ऐसे मल्टीपल रो में व्यूज़ है और हम ऐसा चाहते हैं कि इन सब में जो भी बड़ा है उसके बेसिस पे हमारे बीच में, मतलब हमारे व्यूज़ के बीच में जो है गैप मेंटेन हो, ऐसे सिनेरियोज़ में हम मार्जिन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्जिन का यूज़ हम तब करते हैं जब मान लो कि मुझे कहा गया होता है कि सिर्फ टेक्स्ट व्यू 1 है और टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 3 के बीच में 100 dp का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखना है। तो दिस वाज़ फाइन। लेकिन अब यहाँ पर मल्टी रोज़ है, मतलब टेक्स्ट व्यू 1 ही नहीं है, टेक्स्ट व्यू 1 के साथ टेक्स्ट व्यू 2 है, और मेरा कंडीशन ये है कि दोनों में जिसका भी लेंथ बड़ा होगा, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, मतलब हो सकता है टेक्स्ट व्यू 1 बड़ा हो सकता है टेक्स्ट व्यू 2 बड़ा हो। ओके, तो दैट शुड नॉट बी द मैटर। जो भी बड़ा हो, छोटा हो, या दोनों इक्वी डिस्टेंस ही क्यों ना हो, 100 dp का गैप होना चाहिए। ओके, तो इफ़ द लेंथ ऑफ टेक्स्ट व्यू 2 ज़्यादा हो जाता है, 100 dp, सॉरी, अगर टेक्स्ट व्यू 2 का लेंथ बड़ा हो गया, तो भी मैं चाहता हूँ कि उसके लेंथ के एंड से टेक्स्ट व्यू 3 तलक के बीच में भी क्या रहे, 100 dp का गैप रहे। ओके, तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम क्या करें? ऐसे सिनेरियोज़ में हमें बैरियर का यूज़ करना है। ओके, तो बैरियर क्या होता है? बैरियर बिल्कुल गाइडलाइन जैसा ही होता है। बैरियर जो है वो एक इनविजिबल लाइन होता है, जो कि क्या करता है, बाउंड्री सेट करने में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल व्यूज़। ओके, मल्टीपल व्यूज़ के बेसिस पे, उनके लेंथ के बेसिस पे वो क्या करता है, बाउंड्री सेट करने में हेल्प करता है। तो इसे हम प्रॉपर्ली समझते हैं। अगेन, बैरियर भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टाइप के होते हैं, एंड लाइक गाइडलाइन बैरियर भी जो है, जब आप ऐप रन करोगे बिल्ड बना के मोबाइल फ़ोन्स में या डिवाइस में, तो आपको बैरियर नहीं दिखेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन पर्पज़ के लिए है। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे वर्टिकल बैरियर का भी ऑप्शन है और हॉरिजॉन्टल बैरियर का भी। सो हम वर्टिकल बैरियर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैरियर तो मैंने लिया, बट गाइडलाइन के केस में जैसे मुझे डॉटेड लाइन दिख रहा था, बैरियर के केस में मुझे वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं अभी कोड बेस में जाऊँ, मैं अभी कोड में जाऊँ, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लास्ट में ये बैरियर जो है ये ऐड हो चुका है, अलॉन्ग विद बैरियर डायरेक्शन जो है वो क्या है, लेफ्ट। ओके, सो अगर मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहूँ तो जस्ट क्लिक ऑन द बैरियर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैरियर का डायरेक्शन है, बैरियर का सी डायरेक्शन लेफ्ट स्टार्ट है, एंड है, एवरीथिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था हम पहले उससे वही रखते हैं, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैरियर विज़िबल कैसे होगा। तो पहले तो हम कोड में चलते हैं। सो सी, एज़ ऑफ नाउ मुझे बैरियर विज़िबल नहीं हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है। ओके, सो वो प्रॉपर्टी क्या है? सी, आपको सिर्फ रेफ़रेंस आईडीज़ लिखना है, तो आपको पहले ही इसमें दिख जाएगा
कंस्ट्रेंट रेफरेंस आईडीज। तो आपको यहाँ पे जितने भी आईडीज हैं वो सारे दिखेंगे। तो पहले हम समझते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। तो ये बैरियर का एक प्रॉपर्टी है कंस्ट्रेंट रेफरेंस आईडीज। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट व्यू 1 कॉमा टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू 2 लूंगा। ओके। सो और यहाँ पर डायरेक्शन जो कि लेफ्ट था उसे हम कर देंगे एंड सी। सो अभी क्या हुआ पहले मैं वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी थी कंस्ट्रेंट रेफरेंस आईडीज, तो जैसे कि मैंने कहा बैरियर जो है इट्स काइंड ऑफ बाउंड्री जो कि डिसाइड होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल व्यूज। ओके, तो यहाँ पर रेफरेंस आईडी में आपको वो सारे व्यूज देने हैं जिनके बेसिस पे बैरियर की बाउंड्री जो है वो डिसाइड होगी। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है, मतलब कौन से व्यूज के मैंने आईडी दी है, टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2। ओके, तो टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 जो है अभी ये दोनों है, राइट, टेक्स्ट व्यू 1 एंड टेक्स्ट व्यू 2। तो अभी मैं जस्ट टेक्स्ट व्यू 1 और 2 के कंटेंट बदल देता हूँ। सी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट व्यू 1 को तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ। टेक्स्ट व्यू 2 का जो टेक्स्ट है उसके अंदर मैं कुछ एडिशंस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने टेक्स्ट व्यू 2 को ऐड किया, मतलब उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट ऐड किया, सो ऑटोमेटिकली बैरियर जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सी बैरियर जो है, अब हमने भी यहाँ पे बैरियर को एक प्रॉपर्टी दी कंस्ट्रेंट रेफरेंस आईडीज। उसके अंदर दो आईडीज है, टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2। नाउ इट इज लाइक कि टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 दोनों में से किसी का भी कंटेंट बदले, किसी का भी लेंथ चेंज हो, जो बैरियर है वो अब उनके हिसाब से क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा, आगे पीछे मूव होगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गाइडलाइन एंड बैरियर। गाइडलाइन जो होता है वो एक ही जगह पे खड़े रहता है, वो मूव नहीं होता है एक बार आपने फिक्स कर दिया उसको तो। लेकिन बैरियर जो है वो डायनामिकली कंटेंट के लेंथ के बेसिस पे वो क्या होगा, मूव होगा। ओके, सो अगर आप वर्टिकल बैरियर लिए हो तो लेफ्ट राइट मूव हो सकता है बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द कंटेंट। तो अभी टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 में कुछ भी टेक्स्ट आप डालो उस बेसिस पे आपका बैरियर जो है वो क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा। सो अगर टेक्स्ट व्यू 2 का लेंथ बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली और आगे चला जाएगा। इन द सेम मैनर अगर अभी टेक्स्ट व्यू 1 के अंदर मैंने कुछ और बड़ा कंटेंट डाल दिया टेक्स्ट व्यू 2 से भी ज़्यादा बड़ा, तो वो उसके बेसिस पे अब आगे जो है वो शिफ्ट हो गया। तो जिसका भी कंटेंट बड़ा होगा वो उस बेसिस पे अपने आप को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। सो दैट इज द कोर लॉजिक बिहाइंड बैरियर। तो अब मैं कमांड सी कर देता हूँ ये। सो तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैरियर के रेफरेंस आईडीज में हम जिन जिन व्यूज़ का आईडी देंगे, यहाँ पे मैंने 2 दिया है, आप 3 4 जितना चाहो उतना दे सकते हो। तो बैरियर के रेफरेंस आईडीज में हम जिन जिन व्यूज़ का आईडी देंगे उन व्यूज़ के कंटेंट के लेंथ के हिसाब से बैरियर जो है वो अपना पोजीशन क्या करता है, शिफ्ट करता है, मूव आउट करता है। ओके, वो हमने अभी देख लिया। सो अब अगर मुझे चाहिए कि टेक्स्ट व्यू 3 जो है वो हमेशा क्या रहे, इनमें से जो भी बड़ा रहेगा उससे 100 डीपी दूर रहे, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट व्यू 3 का जो स्टार्ट है जो कि अभी टेक्स्ट व्यू 1 से 1 के एंड से अटैच्ड है उसे हटा के मैं बैरियर के एंड से अटैच कर दूंगा। तो बैरियर का पोजीशन जो भी रहेगा उससे हमेशा टेक्स्ट व्यू जो है वो 100 डीपी दूर रहेगा। तो अब अगर दोनों का लेंथ सेम है तो बैरियर का पोजीशन जो है वो एकदम बराबर है दोनों के। ओके, अब अगर इनमें से टेक्स्ट व्यू 2 का लेंथ बड़ा हो गया तो बैरियर का पोजीशन थोड़ा और आगे चला जाएगा, टेक्स्ट व्यू 1 वहीं रहेगा। ओके, अगर टेक्स्ट व्यू 1 का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया तो बैरियर और आगे चला जाएगा, टेक्स्ट व्यू 2 यहीं रहेगा अगर उसका कंटेंट लेंथ सेम है तो। ओके, सो आई गेस सबको ये समझ में आया कि बैरियर का लॉजिक क्या है। सो अब हम यहाँ पर का जो कंस्ट्रेंट है वो हटा के बैरियर को सेट कर देते हैं। एक बार हम डिज़ाइन में चलते हैं पहले। ओके, सो अब ये टेक्स्ट व्यू 3 का जो ये वाला कंस्ट्रेंट है हम उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ओके, सी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये बैरियर को अटैच हो, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कभी-कभी बैरियर के जो पॉइंट्स है, कंस्ट्रेंट पॉइंट्स है वो हमें नहीं मिलते हैं। सो नो नीड टू वरी। सी, ये बैरियर है, बैरियर का आईडी आपको पता है, जस्ट अ सेक, या सो ये है बैरियर 2, दैट इज बैरियर का आईडी। हमें बस कोड में जाना है और क्या करना है, टेक्स्ट व्यू 3 का जो स्टार्ट है उसे क्या करना है, बैरियर 2 के एंड से अटैच करना है। तो सी, कंस्ट्रेंट लेआउट इज नॉट डिफिकल्ट, आपको बस समझना है। तो ये टेक्स्ट व्यू 3 है, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा, क्या, कंस्ट्रेंट स्टार्ट। सी, ये हमें एक प्रॉपर्टी मिल रहा है, कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू द एंड ऑफ, मतलब कंस्ट्रेंट स्टार्ट किसके एंड में लगेगा, बैरियर 2 के एंड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे ये चाहिए, अभी मैं डिज़ाइन में चलता हूँ। सी, टेक्स्ट व्यू 3 है वो बैरियर के एंड में लग चुका है और मुझे चाहिए कि बैरियर और इसके बीच में
100 डीपी का गैप हो। तो जस्ट हमने 100 डीपी यहाँ पे दे दिया। सो अब आप देखिए, अब ये जो है ये ना टेक्स्ट व्यू 1 से अटैच्ड है, ना टेक्स्ट व्यू 2 से अटैच्ड। टेक्स्ट व्यू 3 जो है अब वो ना टेक्स्ट व्यू 1 से कंस्ट्रेंड है, ना ही वो टेक्स्ट व्यू 2 से कंस्ट्रेंड है। अब वो किससे कंस्ट्रेंड है? बैरियर 2 से कंस्ट्रेंड है। बैरियर जो है वो कैसे, वो किन दोनों व्यू से अटैच्ड है? टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 से। तो टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 दोनों में जिसका भी कंटेंट लेंथ चेंज होगा उस हिसाब से बैरियर जो है वो अपना पोजीशन जो है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। और अकॉर्डिंगली ये जो है ऑब्वियस सी बात है, अगर बैरियर आगे बढ़ेगा तो टेक्स्ट व्यू 3 भी आगे जाएगा और दोनों के बीच में 100 डीपी का लेंथ जो है, मार्जिन जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से बैरियर के हेल्प से हम हमेशा ये 100 डीपी का जो गैप है उसे मेंटेन रखेंगे अक्रॉस बोथ द व्यूज़। सिर्फ एक व्यू से नहीं बल्कि दोनों व्यूज़ से। सो इससे हमें क्या पता चलता है हमें बैरियर कब यूज़ करना चाहिए? पहली चीज़, जब हमें मल्टीपल व्यूज़ के अक्रॉस हमारा मार्जिन सेट करना हो। ओके, एक व्यू से मार्जिन सेट करना है तो हम उसे ही कंस्ट्रेंट करके ये कर देंगे, मार्जिन दे देंगे। लेकिन जब हमें मल्टीपल व्यूज़, मल्टी रोज़ के हिसाब से हमारे व्यू का पोजीशन सेट करना है या कोई डिस्टेंस के बेसिस पे, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बैरियर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहाँ और हमें यूज़फुल हो सकता है? तो मल्टीलिंगुअल ऐप्स जब होते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट है, से ईमेल एड्रेस है, बट वही अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में उसको लिखूँगा तो हो सकता है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट का लेंथ जो है वो अलग आ जाए, बढ़ जाए, राइट? तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टेक्स्ट व्यू लिखा है, हो सकता है इसे मैं कन्नड़ा में लिखने जाऊँ तो हो सकता है इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाए। तो ऑटोमेटिकली हम इस केस में अगर हमने बैरियर यूज़ किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा व्यू जो है वो ख़राब नहीं होगा। ओके, दैट इज़ द कोर आइडिया। ओके, तो लैंग्वेज अगर मल्टीलिंगुअल ऐप है तो इन दैट केस टेक्स्ट व्यूज़ या जो भी ऐसे लेबल्स हैं उनके लिए हमें बैरियर का यूज़ करना चाहिए। नाउ बैरियर की एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ बैरियर डायरेक्शन। सो टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 दोनों ही बैरियर के रेफरेंस आईडीज़ है। ओके, सो इनके बेसिस पे बैरियर जो है वो मूव होगा। अब लेकिन कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने पहले बैरियर क्रिएट किया था तो इसका वैल्यू लेफ्ट था। ओके, तो सी अभी नाउ मैंने इसे एंड किया, यानी क्या कि बैरियर जो है वो अपने रेफरेंस वाले व्यूज़ जो है उनके एंड में सेट हो। सो अब अगर मैं बैरियर का जो डायरेक्शन है उसे मैं स्टार्ट कर दूँ तो वो क्या हो गया? तो बैरियर जो है अपने रेफरेंस वाले जो व्यूज़ हैं यानी टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 के स्टार्ट में सेट हो गया। इन द सेम वे लेफ्ट राइट भी वैसा ही काम करेगा। सो अगर मैंने बैरियर का डायरेक्शन लेफ्ट सेट किया तो अपने रेफरेंस वाले व्यूज़ के लेफ्ट में सेट हो जाएगा और जब मैं इसे राइट दूँगा तो बैरियर जो है अपने रेफरेंस वाले व्यूज़ के राइट में सेट हो जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट, एंड और लेफ्ट राइट में क्या डिफरेंस है वो मैंने पहले हमारे जो वीडियोज़ है उसमें सिखाया है। सो डू वॉच देम आउट ओवर देयर। सो हम इसको टॉप और बॉटम भी कर सकते हैं। तो सी टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 दोनों का ही जो टॉप होगा यानी इस डायरेक्शन में वो जो बैरियर है वो सेट हो जाएगा। बॉटम भी हो सकता है यहाँ पे, तो टेक्स्ट व्यू 2 और टेक्स्ट व्यू 1 का जो भी बॉटम होगा वो उस डायरेक्शन में सेट होगा। ओके, सो जैसा था हम उसे करा वैसे ही रख देते हैं। यहाँ पर वेयर एट एंड, राइट, या। सो अब अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल बैरियर भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैरियर भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेम उसे उसका डायरेक्शन दे सकते हैं, उसका रेफरेंस व्यूज़ दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली व्यूज़ को जो है मतलब अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो व्यू है उसका डायरेक्शन वर्टिकली अप एंड डाउन हो सकता है तो इन दैट केस हम अगर हमें डिज़ाइन चेंज करना है अकॉर्डिंगली तो हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बैरियर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी गाइडलाइन जैसा ही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हॉरिजॉन्टली मेरे व्यूज़ का कंटेंट मतलब कंटेंट लेंथ जो है वो चेंज होने वाला था उस बेसिस पे, और उस बेसिस पे मुझे कुछ व्यूज़ का पोजीशनिंग करनी थी तो मैंने वर्टिकल बैरियर का यूज़ किया। और सेम वे में अगर वर्टिकली मेरा कोई कंटेंट है जिसका लेंथ अप डाउन होने वाला है और उस बेसिस पे मुझे कुछ और एक्शंस करने हैं तो इन दैट केस मैं क्या यूज़ करूँगा, हॉरिजॉन्टल बैरियर। सो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बैरियर का एक एग्जांपल लिखा हुआ है। सो मैं डायरेक्टली इसके थ्रू गो थ्रू करा देता हूँ। ओके, सो पहले तो हमारा ये एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर कि ये हमारा कंटेंट है और उसके साथ में हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक इमेज व्यू रखा है। अगेन इमेज व्यू में हमने कोई इमेज नहीं पास करके सिर्फ एक कलर पास किया हुआ है। ओके, जो कि आपको वहाँ पे दिख रहा है। दोनों कंस्ट्रेंड है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। अब यहाँ पर आता है बैरियर, यहाँ ये हमारे टेक्स्ट व्यू और हमारे इमेज व्यू के बाद। सो ये जो बैरियर है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका डायरेक्शन क्या है, बॉटम है, मतलब नीचे की तरफ है। और इसका रेफरेंस आईडीज़ क्या है, हमारा जो लेफ्ट कंटेंट है वो और हमारा राइट इमेज जो है वो, यानी
लेफ्ट कंटेंट और राइट इमेज के बेसिस पे ये बैरियर जो है वो मूव होगा। अगर लेफ्ट कंटेंट का हाइट जो है वो बढ़ता है या इस वाला जो राइट इमेज है उसका हाइट बढ़ता है तो बैरियर जो है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप को अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट लेंथ एंड इमेज हाइट। ओके, सो हाइट के बेसिस पे बेसिकली वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये जो बैरियर है आप इसका आईडी देखिए, है बैरियर और यहाँ पे हमने एक बटन प्लेस किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंटिन्यू वाला बटन है इसका कंस्ट्रेंट देखिए, कंस्ट्रेंट टॉप टू द बॉटम ऑफ बैरियर, यानी हम कह रहे हैं कि ये जो बटन है ये क्या हो, इसका टॉप जो है वो क्या होगा, बैरियर के बॉटम में रहेगा, यानी बैरियर के नीचे रहेगा और मार्जिन है 16 का। तो ऑटोमेटिकली नो मैटर कि इन दोनों का लेंथ कितना भी बड़ा हो, क्यों कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये जो हमारा कंटिन्यू बटन है वो हमेशा इनसे 16 dp की दूरी पे रहेगा ही रहेगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। सी, अब ये इमेज व्यू है, इसका हाइट है 100, अब मैं इसको 500 कर दे रहा हूँ। तो सी, अब ये व्यू का हाइट जो है काफ़ी बढ़ चुका है और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक व्यू का हाइट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली बैरियर जो है वो डाउन डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ हो गया। तो लेकिन उससे हमारे जो बैरियर है, क्योंकि हमारा बैरियर मूव हुआ है तो बैरियर के बेसिस पे जो दूसरे व्यूज़ हमारे पोजीशनड है कंटिन्यू बटन, वो भी अकॉर्डिंगली क्या हो गए, मूव हो गए। ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बैरियर। ओके, सो आई गेस आपको हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल बैरियर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू चेन्स। सो चेन्स क्रिएट करना है हमें, तो सबसे पहले तो हम बटन्स लाते हैं, बटन्स के थ्रू मैं चेन्स क्रिएट करना एक्सप्लेन कर पाऊंगा ईजीएस्ट वे में। तो पहले तो हम टेक्स्ट बदल देते हैं, इसमें हम कर देते हैं बटन 1 और बाद में इसकी आईडी भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो बटन 5 है उसे हम बटन 1 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ रिफैक्टर कर देना है और यहाँ पर हमें इसको कंस्ट्रेंट्स दे देना है। तो सी, स्टार्ट को मैंने पेरेंट की स्टार्ट दे दिया और टॉप को मैंने पेरेंट का टॉप दे दिया और यहाँ से इसको थोड़ा मूव कर दिया। ओके, तो ये हमारा बटन 1 हो गया है। अब हम लाते हैं दूसरा बटन। सो यहाँ पे है हमारा दूसरा बटन। सो इस बटन का प्रॉपर्टी हम बदलते हैं और यहाँ इसको हम टेक्स्ट देते हैं बटन 2 और इसकी जो आईडी है इससे हम कर देंगे बटन 2। नाउ चेन्स क्रिएट करने के लिए आप जितने चाहे इतने व्यूज़ को ला सकते हो। अगर मुझे उनके बीच में चेनिंग क्रिएट करनी है तो सबसे पहली नीड ये है कि वो सारे बाई डायरेक्शनल वे में कनेक्टेड हो। बाई डायरेक्शनल वे में कनेक्टेड होना यानी क्या, अगर मुझे बटन 1 और बटन 2 के बीच में चेन क्रिएट करना है तो बटन 1 का जो एंड है वो बटन 2 के स्टार्ट से कनेक्ट होना चाहिए, एज वेल एज बटन 2 का जो स्टार्ट है वो बटन 2 के एंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो दोनों चाहिए। इन द सेम वे अब अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा बटन ले आऊँ तो उस केस में बटन 2 का एंड बटन 3 के स्टार्ट के साथ और बटन 3 का स्टार्ट बटन 2 के एंड के साथ जॉइन होना चाहिए। बाई डायरेक्शनल वे में जॉइन होगा तभी हम चेन क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट नीड। तो पहले तो हम इसको इसके साथ जॉइन कर देते हैं, राइट। अब बारी है बटन 2 की। तो इसके टॉप को हम एज यूजुअल पेरेंट के टॉप के साथ जोड़ देते हैं और इसका जो स्टार्ट होगा वो किसके एंड के साथ जाएगा, बटन 1 के एंड के साथ। ओके, सो क्योंकि ऑलरेडी एक कंस्ट्रेंट लग चुका है सो ये इजीली मुझे डिज़ाइन एडिटर से इसको यहाँ से जॉइन करने नहीं दे रहा है। अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, एल्स आप कोड का हेल्प ले सकते हैं। तो सी, मुझे बटन 1 का केस देख लीजिए। बटन 1 में हमने तीनों कंस्ट्रेंट दे दिए हैं, टॉप टू द टॉप ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू द स्टार्ट ऑफ पेरेंट और एंड जो है वो टू द स्टार्ट ऑफ बटन 2। इन द सेम वे बटन 2 का क्या होगा, टॉप जो है टू द टॉप ऑफ पेरेंट और यहाँ पर स्टार्ट, बटन 2 का जो स्टार्ट है कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू द एंड ऑफ बटन 1। सी, लग गया। एज वेल एज दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप मुझे चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा वहाँ शिफ्ट किया तो आप देख सकते हैं मार्जिन स्टार्ट आ गया है। अब हम एक और बटन लाएंगे। सो आप इधर बटन ला सकते हैं या फिर यहीं से कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सो मैं फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा, मैं यहाँ से ही सीधा कोड कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो थर्ड बटन आईडी विल बी बटन 3। ओके, और मार्जिन टॉप वगैरह सब सही है। बस हमें बटन 3 यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो एग्जैक्टली बटन 2 के ऊपर ही प्लेस्ड है, क्योंकि टेक्स्ट कंस्ट्रेंट सब सेम है। सी, अभी आपको दिखेगा बटन 3। अब बटन 3 जो होएगा उसका बटन 3 का जो स्टार्ट है वो किसके एंड पे होना चाहिए, बटन 2 के एंड पे होना चाहिए, राइट। तो सी, आ गया बटन 2 के एंड पे और टॉप ऑलरेडी टॉप से कंस्ट्रेंड है और साथ में इसका जो एंड है इसे हम पेरेंट के एंड के साथ कंस्ट्रेंड कर देते हैं। सो अब हमारे ये तीनों व्यूज़ जो है बाई डायरेक्शनल वे में एक दूसरे से क्या हो चुके हैं,
कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर चेन क्रिएट कर सकते हैं। चेन कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप पूरे को ड्रैग करिए, किसी भी एक व्यू के ऊपर राइट क्लिक करिए और आपको यहाँ पे चेन का ऑप्शन आएगा। ओके, सो एज़ यू कैन सी मुझे हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल, वर्टिकल चेन स्टाइल सारे डिसेबल दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली बाई डायरेक्शनल वे में यहाँ कनेक्ट नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन 2 जो है वो स्टार्ट से तो कनेक्टेड है बटन 1 के साथ, पर वो एंड से बटन 3 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे ये वाला पार्ट अभी भी बटन 2 में जो छूट गया था वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा? बटन 2 का जो एंड है उसे बटन 3 के स्टार्ट के साथ जोड़ना है, यानी कंस्ट्रेंट एंड टू द एंड ऑफ नहीं चाहिए हमें, कंस्ट्रेंट एंड टू द स्टार्ट ऑफ चाहिए। ओके, आप पूरा लिख सकते हैं रादर देन फाइंडिंग इट। सो कंस्ट्रेंट एंड सी टू द स्टार्ट ऑफ, किसके स्टार्ट पे चाहिए हमें? बटन 3 के स्टार्ट पे। तो अब ये जो तीनों हैं ये प्रॉपरली क्या हो गए हैं? चेन हो चुके हैं। एंड मोरओवर अगर मुझे चेनिंग का इफेक्ट देखना है तो मुझे इनके बीच में जो स्पेसिंग है, जो मार्जिन है, मुझे वो हटाना पड़ेगा। तो तीनों बटन्स के बीच में से जो मार्जिन है मैं वो हटा देता हूँ। सो यहाँ सबसे इवन जो फर्स्ट और लास्ट वाले बटन है सबका जो मार्जिन है मैं वो हटा देता हूँ। तो सेकेंड वाले बटन में भी ये मार्जिन स्टार्ट है, सो जस्ट रिमूव इट। एंड देन थर्ड वाले में भी जो मार्जिन स्टार्ट है वो भी हम हटा देता है। ओके, सो अब पूरी तरह से मार्जिन हट चुका है। अब आप बोल सकते हो कि तीनों जो है एक टाइप से चेन्स के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, और इसका जो मार्जिन एंड है मैं वो भी हटा देता हूँ अगर है तो, बटन 3 का। सो नो मार्जिन एंड्स, तो दैट्स फाइन। सो अब हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एक पर हम राइट क्लिक करिए। तो आप देख सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल चेनिंग है तो यहाँ पर वर्टिकल चेन स्टाइल डिसेबल्ड आ रहा है, पर हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल हमें दिख रहा है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्प्रेड इनसाइड, पैक्ड। पहले हम पैक्ड देखते हैं। तो जैसे ही मैंने पैक्ड पे क्लिक किया आप देख सकते हो तीनों बटन्स जो हैं वो एक दूसरे से एकदम अटैच होके आ गए। ओके, एंड मीनवाइल अगर मैं कोड में जाके चेक करूँगा तो ये जो पहला बटन है इसके ऊपर आप चेन स्टाइल देख सकते हो कि ये क्या आ गया है? पैक्ड आ गया है। सो ऐसे हम दूसरे बाकी के जो चेन स्टाइल्स हैं उन्हें भी हम एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो सी मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, किसी भी एक पर राइट क्लिक कर दीजिए, चेन्स में जाके आप बाकी के स्टाइल देख सकते हो। स्प्रेड, तो जैसे मैंने स्प्रेड किया सभी के बीच में जितना भी टोटल डिस्टेंस है, जितना भी टोटल स्पेसिंग है, सबके बीच में क्या हो गया? इक्वली स्प्रेड हो गया। अब अगर मैं ये जो थर्ड ऑप्शन है स्प्रेड इनसाइड करता हूँ, स्प्रेड इनसाइड करने पे क्या होगा? आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट और जो लास्ट व्यू है वो एकदम एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं और बीच का जो स्पेसिंग है वो उनके बीच में, बाकी के जो व्यूज़ हैं उनके बीच में क्या होता है? स्प्रेड होता है। स्प्रेड इनसाइड यानी क्या? इनसाइड अंदर ही जो स्पेसिंग है उसे स्प्रेड करो, बाहर के साइड मत करो। यानी जो बाकी एक्सट्रीम एंड के जो 2 व्यूज़ है वो एकदम अटैच होंगे बाउंड्रीज़ को, उन वहाँ पर स्पेसिंग नहीं दी जाएगी। जो भी स्पेसिंग है वो अंदर दी जाएगी। ओके, तो इस तरीके से चेन्स यूज़ करके आप बटन्स या कोई भी दूसरे व्यूज़ को प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम ये वाला जो यहाँ पर सबमिट और क्लियर बटन है इन्हें भी हम चेन्स के हेल्प से प्रॉपर्ली क्या कर सकते हैं? अलाइन कर सकते हैं। नाउ अगर हम चाहें तो यहाँ पे लीनियर लेआउट जैसा वेट भी दे सकते हैं। किसी एक विजेट, मान लेते हैं तीनों बटन में से मुझे चाहिए कि एक बटन का जो विड्थ है वो थोड़ा बड़ा हो, तो इन दैट केस हमें क्या करना है? जस्ट एक बार हम कोड में जाते हैं। सी जिससे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बटन 1 है उसका विड्थ बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा अलग हो या थोड़ा ज़्यादा हो। तो मैं क्या करूँगा? बटन 1 का विड्थ को सबसे पहले तो मैं रैप कंटेंट से 0 डीपी कर दूँगा, दैट इज़ मैच कंस्ट्रेंट। अब मैं यहाँ पे वेट दे सकता हूँ। सी यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट आ रहा है लेआउट कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल वेट। अगर हमारा वर्टिकल वाला चेन होता तो हम वर्टिकल वेट देते, तभी हम हॉरिजॉन्टल वेट देंगे। एंड अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। सब चेंज देखिए क्या होगा बेसिकली कि जो भी बटन 2 और बटन 3 का विड्थ होगा उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा आपका बटन 1 का विड्थ। तो जब मैंने वेट 2 दिया इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन वेट का 2 हिस्सा इसको जाएगा एज विड्थ, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, इस टाइप से जाएगा। और ये सब तभी हो सकता है लाइक ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं वेट वाला सिनेरियो, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा जो चेन स्टाइल है वो स्प्रेड या स्प्रेड इनसाइड हो, पैक्ड ना हो। ओके, सो ये पूरा हॉरिजॉन्टल चेनिंग के ऊपर था। एक बार मैं वर्टिकल चेनिंग भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। बाई डायरेक्शनल चेनिंग वहाँ भी चाहिए हमें, बस वहाँ पे हमें टॉप और बॉटम के बीच में बाई डायरेक्शनल चेनिंग चाहिए रहेगी, ना कि हमारे स्टार्ट और एंड के बीच में। ओके, सो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं वर्टिकल चेनिंग के थ्रू क्रिएट किए गए 3 बटन्स। तो यहाँ पर सी
पहला वाला जो बटन है टॉप टू द टॉप ऑफ पैरेंट, और इसका जो बॉटम है, इसका जो बॉटम है यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रेंट बॉटम टू द टॉप ऑफ बटन 2। इन द सेम वे बटन 2 पे अगर आप आएंगे तो इसका जो टॉप है वो किसके बॉटम पे है, बटन 1 पे, और इसका जो बॉटम है मतलब कंस्ट्रेंट 2 का जो बॉटम है वो किसके टॉप पे गया है, बटन 3 के टॉप पे गया है। इन द सेम वे बटन 3 का जो टॉप है, बटन 3 का जो टॉप है वो किसके बॉटम को लगा है, बटन 2 के बॉटम को लगा है। एंड इन द सेम वे बटन 3 का जो बॉटम है वो पैरेंट को लग गया है, राइट। सो इस तरीके से कुछ बाई डायरेक्शनल चेनिंग यहाँ पे हो गई है। एंड अब एज ऑफ नाउ चेन स्टाइल जो है क्या है, पैक्ड है। सो अब हम कुछ दूसरे चेनिंग स्टाइल्स यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो वर्टिकल चेन स्टाइल, या ये इस साइड आ रहा है, जस्ट अ सेक। चेन स्टाइल मैं से स्प्रेड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब ये पूरा, क्योंकि ये टॉप जो है ये पैरेंट के टॉप से कनेक्टेड और ये बॉटम जो है ये पैरेंट के बॉटम से कनेक्टेड है, तो ये पूरा वर्टिकल स्पेस के बीच में जो है वो स्प्रेड हो गया है। ओके, अब हम स्प्रेड इनसाइड एक बार ट्राई कर लेते हैं। चेन्स, वर्टिकल चेन स्टाइल एंड स्प्रेड इनसाइड। तो आप देखेंगे बटन 1 और बटन 3 एकदम एक्सट्रीम एंड पे चले गए, और बीच का जो स्पेस है वो जो है वो सेपरेट हुआ या स्प्रेड आउट हुआ है, जो बीच के व्यूज़ है उनके बीच में, यानी बटन टूल के बीच में। ओके, सो यहाँ पर भी आप वो वेट वाला सिनेरियो सेम ट्राई कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं नहीं बता रहा हूँ। सो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर चेनिंग कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड, इट्स एन असाइनमेंट फॉर यू गाइस कि आप यहाँ पर चेनिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आई गेस आपको चेनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सो विद दिस हमने कंस्ट्रेंट लेआउट को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। सो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है दैट इज़ इन कंप्लायंस विद एंड्रॉयड का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इनके चलते कंस्ट्रेंट लेआउट के यूज़ करके हम बहुत ही रिस्पॉन्सिव UI डिज़ाइंस बना सकते हैं फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड ओरिएंटेशन। इसलिए कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो रिकमेंडेड बाय गूगल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।